जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए बिहार के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी जो बिहार शिक्षक बहाली है और ये डॉक्टर रंजीत कुमार जो आईएएस की बुक है उनके द्वारा निकाली गई ये बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं और इसी का आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपके जीएस के जो 40 अंक हैं उनकी महत्वपूर्ण तैयारी करवाएगा और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, ये कथन एकदम सही है। ठीक है, ये सही है। फिर बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद, जो वर्तमान में लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार, शिवशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये कथन भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, ये भी सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है। ये जो आंदोलन था इसका जो है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और यही इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है और वह बिहार के किस जिले में स्थित है? नया क्वेश्चन है। जो शंकरपुर नामक जगह है इस यहाँ पर टेलकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया, गया, जमुई या मुंगेर? ये जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? विजय दिवस के रूप में कुंवर सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शेर शाह सूरी या श्री कृष्ण सिंह? याद रखेंगे जगदीशपुर आरा के जो कुंवर सिंह थे इनकी याद में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो कांवर झील पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है बिहार में? मुंगेर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, सारण? बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? बिहार के कौन सा प्रदेश है जहां पर सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है? ये रोहतास क्षेत्र में सबसे अधिक नहरों में से सिंचाई होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इसे जो है इसके आंसर करते हैं कि जो है कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? मतलब कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे कम किसकी है? सबसे पहले कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, ये जो है सबसे कम से सबसे अधिक की ओर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कैमूर हो जाएगा, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हवापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? जल मंदिर, जो जल मंदिर था इसका संबंध है जैन धर्म से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये पावापुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? कौन सी यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद को प्राप्त किया था? मराठों से। मराठे जो शिवाजी मराठा थे और मराठों ने तोपें और गोले पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? किले को मुगलों को सौंप दिया था कौन सी संधि के द्वारा? ये आपका पुरंदर की संधि हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसके तहत ही 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है और उसके तहत किले को पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने वाले शासक थे शाहजहां, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, 1638 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था भारत में
1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? ऐतिहासिक महत्व की सामग्री, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पर जो है ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमार सोनार बांग्ला ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये एक प्रसिद्ध बंगाली कवि भी थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में इनके साहित्य के नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, और इनकी कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। टाइगर्स ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाने वाले थे टीपू सुल्तान। ये हैदर अली के पुत्र थे, और इनको जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे, और जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करवाया था। इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ का भी गठन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये एक दिन पहले। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को, और पाकिस्तान उससे एक दिन पहले ही मनाता है, 14 अगस्त 1947 को पहली बार मनाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार पटेल की बात करेंगे तो ये पहले गृह मंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। और गोपाल स्वामी अयंगर की बात करेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर ये सचिव थे, संविधान सचिव इनको बनाया गया था। तो भारत सचिव गोपाल स्वामी अयंगर को बनाया गया था, और ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? पहले कमांडर इन चीफ ये थे फील्ड मार्शल जनरल KM करियप्पा। ये पहले कमांडर इन चीफ थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इसके लिए जो जनरल जिम्मेदार थे, जो ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार थे, उनका नाम था जनरल ओ डायर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। 1916 में महात्मा गांधी ने कहाँ की यात्रा की थी? 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा दमनकारी जो नील की खेती के विरोध में चंपारण बिहार की यात्रा की गई थी, और गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति जो चल रही थी उसके विरोध में सत्याग्रह भी किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डेट यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखी हुई है, 1916 की जगह 1917 कर लीजिए। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से नहीं है? कौन सा देश जो है एशिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं है? तो ये श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था? कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। किस देश को छोड़कर इसमें बताना है। और ये इनमें से जो है कजाकिस्तान को छोड़ करके बेलारूस, रूस और यूक्रेन, इन सभी को इसमें जो है पुनर्वास करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? ये बताना है। जो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा ये किन किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ये कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए जो है इनकी सबसे अधिक जो है भूमि सीमा लगती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
लूनी नदी किस देश से होकर बहती है? लूना नदी किस देश से होकर के बहती है? तो ये लूना नदी रूस देश से होकर के बहती है और इसकी लंबाई 4,472 किलोमीटर। ये रूस से होकर के बहती है, 4,472 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग कितना है, ये बताना है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो ये अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे, ये नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये कथन एकदम सही है। महादेव पहाड़ियां कर्नाटक के पठार का हिस्सा है, ये गलत है। महादेव पहाड़ियां छोटानागपुर पठार पूर्व में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेव जो पहाड़ियां थी ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? नियमगिरी पहाड़ी यह स्थित है उड़ीसा प्रांत में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? जो उत्तर भारत है यहाँ पर बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? हाल के वर्षों में जो गंगा के मैदान में बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता पाई गई और वृद्धि का मुख्य कारण तराई वनों की कटाई है। तराई वनों की कटाई की वजह से है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जब 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम के तहत इसमें अगर ग्रस्त हो जाता है तो इसको सूखा वर्ष कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है और ये सैटेलाइट फोन को इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन की बात करेंगे, गिर वन आपके प्रसिद्ध है सिंह अभ्यारण्य अर्थात शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। गंग नहर किस राज्य को सींचती है? गंग नहर की बात करेंगे तो ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है जो सतलुज का एक भाग है और इसका निर्माण 1920 में होता है। याद रखिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये राजस्थान को सींचती है। 35 नंबर प्रश्न है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। इस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? इस बाजार में फर्मों जो होते हैं फर्मों का मुक्त प्रवेश और निकास होता है। ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार जो बाजार होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एवं अल्पाधिकार बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। आईडीबीआई बैंक का गठन कब हुआ था? जो आईडीबीआई है, आईडीबीआई बैंक का गठन कब हुआ था? 1964 में। 1964 ईस्वी जुलाई 1964 में इसका गठन होता है। आईडीबीआई बैंक का फुल नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? इसमें कौन सी जो साख का निर्धारण करती है, कौन सी एजेंसी इनमें से शामिल नहीं है? CRI CSIL, CRI SIL, केयर, ICRA या IFCI? इसमें बताना है कौन इसमें शामिल नहीं है। IFCI इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो मापन है इसमें कौन कौन सी पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, ये बताना है। और इसमें जो है मूल्यवर्धित पद्धति का उपयोग किया जाता है, आय पद्धति का किया जाता है, व्यय पद्धति का किया जाता है, लेकिन निवेश पद्धति का मापन नहीं किया जाता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, ये बताना है। इसमें जो है अंतिम खपत का हिस्सा है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत है, इमारत का आरोपित सकल किराया अंतिम खपत में इसका हिस्सा होता है, तो अंतिम खपत का हिस्सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जो मत पत्र है, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग प्राचीन यूनान में किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनान में 139 ईसा पूर्व 139 ईसा पूर्व सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? इसमें सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं, गलत। केवल उच्च अधिकारी ही 1 से अधिक वोट देते हैं, ये गलत है। एकाधिक मताधिकार तंत्र किसे कहते हैं, ये बताना है। तो प्रत्याशी लोग 1 से अधिक वोट देते हैं, ये भी गलत है। पंजीकृत वोटर 1 वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर 1 से अधिक वोट देते हैं, ये कथन सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था, ये बताना है। जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस के नेता कौन थे? उस समय जो है रूस के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द दिया था बराक ओबामा ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है, यह कथन किसका था? यह कथन था आर हेस का, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर हेस जर्मनी का एक नाची नेता था और इन्होंने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? जो राज्य है इसके विषय में बताना है कि फासिज्म क्या है। राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। राज्य एक प्रकार से कुछ लोगों के हाथ में शोषण संबंधित औजार है। राज्य व्यक्तिवाद से संबंधित धारणा को बढ़ाया है और राष्ट्र राज्य एक प्रकार से निर्बाध प्रभुत्व है। इसमें फाशीवाद एक शासन पद्धति है जिसमें राज्य जो है राजा के नियंत्रण में रहता है, जिसमें राजा तानाशाह की भांति राज करता है और यह पद्धति हिटलर ने जर्मनी में अपने शासनकाल के दौरान अपनाई थी। राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है फासिज्म में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। स्विस संघीय सभा, जो स्विस की संघीय सभा है, इसके दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो स्विस की संघीय सभा को हम कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? दोनों सदनों के द्वारा की जाती है, ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें क्या संपादित होता है? सहज समृद्धि। जो सहज समृद्धि है यह इसमें संपादित होता है, ये आप याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से प्राकृतिक विकास या सहज समृद्धि संपन्न होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास हमने बहुत स्पीड से किया है, सिर्फ आंसर आपको बताए हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। और कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? संवहन, वाष्पन, परिक्रमण, ऊष्मीय विस्तार। किस विधि के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये बताना है आपको। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ के द्वारा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।